तिम्यूर्स इन्वेजन। अब तिम्यूर ने इंडिया में आक्रमण किया, मीन्स वो उसने कब्ज़ा किया। तिम्यूर वॉज अ मंगोल, वो एक मंगोल राजा था। और कहाँ का रूलर था? समरखंड का, सेंट्रल एशिया में ये जगह है। तिम्यूर वॉज ऑन अ लुकआउट टू अटैक दिल्ली in 1398 when he came to know of the cause due to rebellion and weakening power of the central authority. Timur got an opportunity to fulfill his desire. अब कहता है वो हमेशा एक मौका ढूंढता रहता था दिल्ली पे अटैक करने का। जब 1398 में उसे पता चला कि जो लोग हैं, जो राजा हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज़ है, जो वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, राजा वीक हो गया, सब आपस में लड़े जा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद आपने पढ़ा है ना कि उसके जाने के बाद सारे आपस में लड़ने लग गए थे, तो इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। लाइक अ हरिकेन ही स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट केम हिज वे, ही रथलेसली मैसेकर्ड पीपल। अब वो दिल्ली की ओर बढ़ा और रास्ते में जो भी आया, जैसे हरिकेन तूफान आता है ना, वैसे ही जो उसके रास्ते में आया वो सबको मारता चला गया और बहुत सारे लोगों को उसने रथलेसली मतलब क्रूअरली मार दिया। आफ्टर दिस डिवास्टेशन तिम्यूर सून लेफ्ट दिल्ली। इतना मारकाट मचाने के बाद, नुकसान करने के बाद वो दिल्ली को छोड़ के चला गया। इट इज़ सेड दैट ऑलमोस्ट ही लेफ्ट इज़ डीपॉपुलेटेड। ऐसा कहा जाता है कि जब वो दिल्ली से गया ना तो डीपॉपुलेटेड मतलब कोई लोग यहाँ नहीं रहते थे। विद द लूट ही कलेक्टेड ही ब्यूटिफाइज हिज कैपिटल समरखंड विद ब्यूटीफुल बिल्डिंग, पैलेसेस एंड मॉस्क। अब दिल्ली से जो वो लूट के गया था, दिल्ली को जो वो बर्बाद करके गया था, क्या किया उसने? अपनी जो राजधानी है ना समरखंड, उसको वो जो पैसा था उससे वहाँ पे उसने बिल्डिंग्स बनाई, पैलेसेस बनाए और मॉस्क बनाए। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रूल ऑफ तुगलक्स क्या है? दिल्ली सल्तनत कोर्ट। अब तुगलक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। द कोर्ट ऑफ द सुल्तान वॉज वेरी सेरेमोनियल। सेरेमोनियल होता है जैसे फंक्शंस होते रहते हैं ना, अच्छे से सजा हुआ सेरेमनी, वो था। सिरदहा एंड पाबोज वर परफॉर्म्ड विच क्लियरली इंडिकेट दैट द सुल्तान वॉज एकिन टू गॉड। वो अपनी 2 सेरेमनीज़ वो परफॉर्म करते थे जो ये शो करती थी कि जो राजा है वो गॉड के ही सिमिलर है, या आप ऐसे कह सकते हो कि राजा में भी गॉड का ही ब्लड है। अब है दिल्ली सुल्तान। सुल्तान वॉज ऑल पावरफुल। जो राजा था सुल्तान, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल था। बट ऑन एंड ऑफ, especially before secession, there was a constant struggle between the sultan and ulemas during this period. लेकिन किसी भी सुल्तान के गद्दी पे बैठने से पहले एक सुल्तान और उलेमास के बीच में लड़ाई होती थी, स्ट्रगल होता था। फिर वो सक्सेसफुल राजा बनता था जो इन उलेमास को और रिबेलियन को अच्छे से दबा देता था, यानी जो मिलिट्री को अच्छे से यूज़ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक इग्नोर्ड द उलेमास टू लार्ज एक्सटेंट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। हिज रूल वॉज टर्म्ड एज अन इस्लामिक बाय द उलेमास। अब उलेमास कहते थे कि ये अन इस्लामिक है, उसका रूल भी और वो मोहम्मद बिन तुगलक भी। हैंस मोहम्मद बिन तुगलक इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ खलीफा। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा के नाम पे कॉइन इशू किए। इट वॉज ओनली देन द खलीफा ऑफ दैट टाइम सेंक्शनड मोहम्मद बिन तुगलक रूल्स एज बीइंग लीगल। तो तब वो जो खलीफा था ना उस समय का, तब उसने जाके कहा नहीं जी, मोहम्मद बिन तुगलक का रूल जो है वो बिल्कुल सही है, जब उसने खलीफा के नाम पे सिक्के निकाल दिए। इवन फिरोज शाह तुगलक रूल हैड टू बी टर्म्ड लीगल बाय द खलीफा। अब फिरोज शाह तुगलक के रूल को भी वो बिल्कुल सही कहते हैं, खलीफाज, मतलब ये इस्लामिक रूल है। द सुल्तान पावर ले इन द फैक्ट दैट ही वॉज चीफ जस्टिस एज वेल एज द चीफ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। अब सुल्तान की पावर असल में किस में थी? उसको 2 अथॉरिटीज़ थी हाई, एक तो जस्टिस न्याय करने की और दूसरा आर्मी का वो चीफ था, दोनों चीज़ें। ही ऑल्सो इंजॉयड द पावर टू अपॉइंट मैनी मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स एंड असाइन ड्यूटीज़ टू देम। तो कहते हैं वो बहुत सारी पावर्स जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट, राजा अपने ही उस पर अपनी ही पावर यूज़ करके सब मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था, ऑफिसर्स को, और उन्हीं को जो मन चाहे वो उन्हें ड्यूटी
देता था। इनकम, एक्सपेंडिचर, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन जनरल और द फाइनेंस वर लुक आफ्टर बाय द वजीर। अब राजा का जो वजीर होता था ना, वो सारे इम्पॉर्टेंट पैसे से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है ना, वो सारे वजीर देखता था। वेन एवर द सुल्तान वेंट आउट ही लेफ्ट हिज वजीर इन चार्ज ऑफ द कैपिटल। और जब सुल्तान को कहीं बाहर जाना होता था तो वो वजीर को इंचार्ज बना देता था। द वजीर इंजॉयड फुल अथॉरिटी ओवर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। टैक्स कलेक्शन होता है ना, जो गवर्नमेंट पैसा आता है, जो वजीर को उसकी पूरी अथॉरिटी थी। ही मेड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड देयरफॉर वॉज वेरी पावरफुल। वजीर जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी करता था, मतलब कुछ लोगों को वो भी नौकरी देता था और वो भी बहुत पावरफुल था। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो वॉज दैट ऑफ अरीज ए मुमलिक। अब ये दूसरा है, पहला तो फाइनेंस का आ गया, वजीर का, दूसरा अरीज ए मुमालिक आ गया। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन एंड नीड्स ऑफ द आर्मी वर लुक्ड बाय अरीज ए मुमालिक। अब जो अरीज ए मुमलिक है वो क्या करता था, आर्मी को संभालने की जो सारी कमांड थी आर्मी की वो उसके हाथ में थी। एंड हिज डिप्यूटीज, आगे वो जिनको अपॉइंट करता था। दे एम्प्लॉयड द सोल्जर्स, इक्विप्ड, ट्रेन दैम, दे ऑल्सो पेड सोल्जर्स। यानी सोल्जर्स को किनको नौकरी देनी है, सोल्जर्स की उनको क्या हथियार देने हैं, कैसी ट्रेनिंग देनी है, वो सब ये लोग करते थे, अरीज ए मुमालिक। और ये सोल्जर्स को सैलरी भी देते थे। द बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी। चीफ काजी वॉज अ जुडिशियल पोस्ट। अब बख्शी जो था वो आर्मी को पे करता था और जो चीफ काजी था वो जुडिशियल पोस्ट थी, यानी न्याय की। ही वॉज द हेड ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट। जो भी न्याय करना है जस्टिस डिपार्टमेंट का वो हेड था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर नोबल कॉजेज लाइक चैरिटीज़ एंड रिलीजियस मैटर। तो जो काजी है वो धर्म कर्म के काम भी और चैरिटीज़ वाले काम भी देखता था। द नोबल्स वर द मोस्ट पावरफुल मैन हु हेल्ड बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट इन द गवर्नमेंट। अब नोबल्स कौन लोग थे, बहुत पावरफुल थे, जिनको मिलिट्री में और सिविलियन पोस्ट होता है, यही आपका रेवेन्यू, कलेक्शन, फाइनेंस, गवर्नमेंट में ऊंची जगह मिली हुई थी। एज मैंशनड अर्लियर, जैसे ये सारे आपके हैं ना, वज़ीर और ये बख्शी, ये सारे इनकी बात हो रही है। बीइंग पावरफुल दे वर ऑलमोस्ट एज लॉजर हेड्स ऑफ द सुल्तान। दे वर सेवरल रैंक्स अमन नोबिलिटी। द हाइएस्ट वर द खान्स, मलिक्स एंड देन केम टू आमीर्स। तो ये सारी रैंक्स हैं जो आपको दे रखी हैं और ये राजा के बहुत पास थे। कोई भी बात करनी थी तो सीधा राजा के पास ये जा सकते थे। देखो, खान्स, मलिक और आर्मीज़, ये घोड़े उनको दिए हुए हैं। और डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइड थे। ये सारा था उनमें डिवीजन में, नोबल्स में। अब है आपका एकता सिस्टम। नोबल्स वर असाइंड डिफरेंट प्लेसेस। ये आप पढ़ चुके हैं, नोबल्स को अलग अलग जगह दी गई थी। दे रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द प्लेस वेयर दे वर असाइंड। अब उनको सैलरी कहाँ से मिलती थी, जिस भी जगह का उनको इंचार्ज बनाया गया था ना, तो वहाँ से जो टैक्स इकट्ठा होता था, रेवेन्यू, वो वहीं से ही उनको सैलरी मिलती थी। विलेजेस और लैंड अंडर द नोबल्स वर कॉल्ड एकतादार और मुफ्तीज़, हु वर यूजली मिलिट्री कमांडर्स। विलेजेस और जो गांव या जो ज़मीन है जो नोबल्स के अंडर आती थी, जिनको हम क्या कहते थे, एकतादार या मुफ्तीज़, ये मिलिट्री कमांडर होते थे। यानी मिलिट्री कमांडर को कुछ विलेजेस या ज़मीन दे दी जाती थी। दे लेड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एकताज। तो जो उनको ज़मीन दी जाती थी, विलेजेस, उनको एकताज कहते थे। तो वहाँ पे वो, उनका ही वहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लॉ भी वहाँ पे मेंटेन करें और अपना मिलिट्री का सारा जो भी उन्हें करना है कैंपेन, वो वहीं पे ही करेंगे। एकतादार वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। तो एकतादार जो थे वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। देखो, जो ज़मीन और विलेज हुई उसे कहा एकताज, और जो उसका इंचार्ज था, जो हेड था, वो है एकतादार। तो अब एकतादारी कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स इन द विलेज। गांव में रहने वाले लोगों से ही वो टैक्स कलेक्ट करता था। फ्रॉम द मनी विच वॉज कलेक्टेड एज टैक्स। अब जो उसको टैक्स के रूप में मनी मिली उसे वो सोल्जर्स को पे करता था।
ठीक है, मेंटेन करता था, जो भी उसे काम करना है आर्मी का वो उसी पैसे से करता था। दे ऑल्सो पेड अ पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम द कलेक्टेड टू द सुल्तान, और कुछ पार्ट जो ये टैक्स का कलेक्ट करते थे राजा को भी देते थे। ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशन और टाइम्स ऑफ नीड दे ऑल्सो प्रोवाइड कंटीजेंट्स टू द सुल्तान। अगर कोई लड़ाई होनी है या ज़रूरत है तो ये सुल्तान को अपनी सेना भी भेजते थे। एकतादार्स वर वेरी फ्यू ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी एंड खलजीज, तो ज़्यादा नहीं थे एकतादार, बहुत कम थे स्लेव और खलजीज डायनेस्टी में। दिस वॉज बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ अवॉर्डिंग एकताज ओनली टू हाई मिलिट्री कमांडर्स। क्यों? क्योंकि खलजीज और जो स्लेव डायनेस्टी थी ना, वो एकताज जो उनके हाई मिलिट्री कमांडर्स थे ना, उन्हीं को अलॉट कराती थी। द एकतादार हाउएवर इंक्रीज अंडर द तुगलक, तुगलक के टाइम में ये एकतादार बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ड्यूरिंग दिस टाइम द सुल्तान ट्राइड टू कीप अ चेक ऑन एकतादार सो दैट फार्मर्स वर नॉट ओवरटैक्स एंड ट्रूप्स वर मेंटेन्ड प्रॉपरली। तो अब उस दौरान सुल्तान जो थे वो एकतादार पे नज़र रखते थे ताकि जो फार्मर्स हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ना वसूला जाए और जो उसकी सेना है वो भी अच्छे से मेंटेन रहे। तो कुछ लोगों का ना देके तुगलक्स ने ज़्यादा लोगों को एकतादार बना दिया। द एकताज वर नॉट अ परमानेंट फीचर्स, दे कुड बी टेकन बैक बाय द सुल्तान एंड अनदर एकता बी ग्रांटेड इंस्टेड। मतलब अब जो हेड होता था विलेज का, जो टैक्स कलेक्ट करता था एकताज, वो परमानेंट नहीं होता था, सुल्तान किसी को भी हटा के किसी दूसरे को ला सकता था उसकी जगह। अनदर इंस्टेंस व्हेन एन एकता कुड बी टेकन ओवर बाय सुल्तान वॉज एट द डेथ ऑफ एन एकतादार। और दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे वो एकतादार हट जाता था, यानी जब किसी एकतादार की डेथ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जगह दूसरा एकतादार तो आएगा ही आएगा। दिस ट्रेंड हाउएवर नॉट फॉलोड आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी केम टू पावर, लेकिन ये ट्रेंड बाद में बंद हो गया जब तुगलक डायनेस्टी पावर में आई। एक्चुअली इस पैराग्राफ में ना तुगलक डायनेस्टी में एकता का क्या सिस्टम था और खिलजी और स्लेव डायनेस्टी में एकता का क्या सिस्टम था ये कंपेयर किया गया है। द एकताज वर टेकन ओवर बाय द सन व्हेन द फादर डाइड। अब एकताज कहाँ हो जाता था? फादर मर गया तो उसका बेटा बन जाता, देयर बाय मेकिंग द सिस्टम हेरिडिटरी, यानी आगे वो हेरिडिटरी चलता रहेगा। बाप मर गया तो बेटे को मिलेगा, आगे ऐसे ही उसी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता था। As the Sultan was weak and could not assert himself, the Ektadars become powerful and acted as an independent ruler. अब जब कोई राजा वीक हो जाता है, वो विद्रोह नहीं संभाल पाता, खुद की पावर नहीं एस्टैब्लिश कर पाता, तो यही एकतादार पावरफुल बन जाते थे और जो उनको ज़मीन अलॉट होती थी ना वो कहते थे हम तो यहाँ के राजा हो गए। ये ऐसे कर लेते थे वो लोग।